हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक द अनदर लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर 3D श्रेणी यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने बात कर ली थी पहले लेक्चर में कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके आकार कैसे होते हैं, आकार कैसे परिवर्तित होते हैं, आकार को कौन कौन प्रभावित करता है, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जिंक डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं पिछले लेक्चर को देखें उसके बाद इस लेक्चर पे आए। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस पे, आयनन विभव पे, कि 3D श्रेणी के तत्वों या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन विभवों के मान क्या हैं, कैसे हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 3D श्रेणी के तत्वों के आयनन विभवों की व्याख्या कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपसे ये बात की जाएगी। सबसे पहले ये देखो, आयनन विभव क्या होता है। आयनन ऊर्जा, आयनन विभव एक ही बात है। जब आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं तो उसको आयनन विभव भी हम लोग प्रोनाउंस कर देते हैं या क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। देखो आयनन विभव क्या होता है, ये परमाणु है, ये इसके कोष हैं जहां कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उसका क्या है, नाभिक। नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है, आकर्षण। ठीक है, तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा एक आवश्यक ऊर्जा होती है। उसकी परिभाषा क्या है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या क्या कहलाती है, आयनन विभव। किसी परमाणु के, या मैं और अच्छे से बोलूं, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से, क्योंकि किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे किसको लाना, किस अवस्था में लाना पड़ता है, गैसीय में। मेरे पास लोहे की कोई छड़ है, क्या मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है। और सॉलिडों की पैकिंग कैसी होती है, अच्छी, क्योंकि मुझे इसीलिए किसी में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए या निकालने के लिए उसको किस फॉर्म में लाना पड़ता है, गैसीय अवस्था में, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में आकर्षण कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। किसी परमाणु या गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से, बाह्यतम क्यों बोला, क्योंकि बाह्यतम से निकाली जाएगी चीज। अरे आपका घर है और आप अंदर वाले कमरे में, और बाहर कोई और है, तो बाहर से जब कुछ आपको आकर्षित करेगी तो पहले कौन बाहर जाएगा, जो आउटर है या घर के अंदर है, बाहर है। इसीलिए किसी परमाणु या किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। दैट्स इट। ठीक है, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। मैं अच्छे से बात कर चुका हूं पहले भी। क्यों घटता है, क्योंकि कोष की संख्या समान रहती है और परमाणु क्रमांक लगातार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समानुपाती परमाणु क्रमांक, तो जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्ट में प्रभावी नाभिक आवेश, नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, तो आकार क्या होता है, घटता है। और मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं आयनन विभव की और आकार की, तो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। क्योंकि आकार जितना बड़ा होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी उतनी क्या होगी, ज्यादा, और ज्यादा होगी तो नाभिक पर उसका आकर्षण कैसा होगा, कम, तो बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, कम, तो आयनन ऊर्जा के मान क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यही कारण है कि आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा के मान क्या होते हैं, घटते हैं, जबकि आकार घटने पर आयनन ऊर्जाओं के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि आकार अगर घटेगा तो नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो नजदीक आएगा, और अगर आकर्षण बढ़ेगा तो निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा, तो ऊर्जा ही तो क्या है, आयनन ऊर्जा है। इसका मतलब 3D श्रेणी के तत्वों में आयनन ऊर्जाओं के मान लगातार, अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेकर और कॉपर तक जाएं, तो लगातार आयनन ऊर्जाओं के मान क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, क्योंकि आकार क्या होता है, घटता है। लेकिन आकार भी एग्जैक्ट घटता नहीं है। हमने बताया था कि अंतिम तत्वों का आकार क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस तरीके की बात की थी। तो इसको कौन प्रभावित करता है, आयनन ऊर्जा को भी परिरक्षण प्रभाव, और कौन प्रभावित करता है, जेड इफेक्ट में प्रभावी नाभिक आवेश। आयनन ऊर्जाओं के मान लगातार क्रम में क्या होने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे, लेकिन लगातार क्रम में नहीं बढ़ते, थोड़ा सा क्रम क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसको परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, प्रभावित। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या करता है कि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा उनके ऊपर एक क्या बना दिया जाता है, कवच। बाहर के इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित नहीं हो सके, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण। तो वो नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, दूर, तो इसका मतलब दूर कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन और अट्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर चेंज कर रहे हैं तो आयनन ऊर्जाओं के मान भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसीलिए मानों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। आपको मान याद नहीं करने हैं, मैं बताता हूँ केवल क्या करना है। देखो, पहला मान याद रखना है, शुरू के तत्वों में तो देखो मान घट रहे हैं, 631, 38, 50, 53, 717, 759, ये प्रैक्टिकल डाटा है, मैंने भी घर से नहीं बनाए हैं, एग्जामिनर को भी ये याद नहीं है। ठीक है, आपको अनुमानतः लिखने होंगे ये 759, फिर घट गया, और लास्ट में जाके क्या हो गया, कॉपर का मान बढ़ गया। मैंने जिंक को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, और जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, तो जरूरी नहीं आप जिंक को लिखें। ठीक है, इसका शुरू के तत्वों में तो बढ़ रहा है, लेकिन बीच के तत्वों में थोड़ा सा कम हो गया, लास्ट में जाके फिर क्या हो गया, बढ़ गया।
ये आपको करना है। शुरू के तत्वों में तो लगातार बढ़ा देना है, फिर बीच में थोड़ा सा घटा के 1 2, लास्ट में क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, देखो अब अगर आप नीचे ऐसा क्यों हुआ, लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं क्योंकि लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आवर्त सारणी में 5 स्थान जाने पर आकार क्या होता है, घटता है, तो आयन ऊर्जाओं के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा आयन ऊर्जाओं के मान में विचलन आ जाता है, इसको कौन प्रभावित करता है, परिरक्षण प्रभाव, या और कौन, जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिक आवेश क्या करता है, प्रभावित। आप इसको लिख सकते हैं इसमें कि प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता परिरक्षण प्रभाव और आयन ऊर्जा एक दूसरे के क्या हैं, तो हम बोलेंगे कि सर व्युत्क्रमानुपाती, फर्स्ट ईयर में हमने अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था जिन्होंने, जो मुझसे नहीं पढ़ पाए वो जाके हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो वीडियो आएंगे उनको देख सकते हैं। क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कहाँ चले जाएंगे, दूर, और अगर दूर चले जाएंगे तो नाभिक का आकर्षण उन पे क्या हो जाएगा, कम, तो बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, कम। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती, जबकि अगर बोलता है आयनन ऊर्जा और जो जेड इफेक्ट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। एक चीज देखो, जो दूसरे, ये मैंने आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड क्या लिख रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा, जिसको हम बोल रहे हैं आईपी फर्स्ट, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन विभव, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन विभव। तो प्रथम से ज्यादा मान किसके लिख रहे हैं, देखो द्वितीय के लिख रहे हैं सब में, और द्वितीय से ज्यादा किसके लिख रहे हैं, तृतीय के लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहा है ऐसा कि जेड इफेक्ट समानुपाती क्या होता है, प्रोटॉन, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें ये लिख रहा है कि आईपी फर्स्ट का मान तो कम है आईपी सेकंड से, और आईपी सेकंड का मान किससे कम है, आईपी थर्ड से। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सेकंड का मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन को, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको, और आईपी थर्ड का मतलब तृतीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसका मान ज्यादा होता है तृतीय वाले का। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो जेड इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ गया तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या हो गया, बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा, और वो ऊर्जा ही तो क्या है, आयनन ऊर्जा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया आईपी सेकंड का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो गई, तो जेड इफेक्ट क्या हो गया, और बढ़ेगा। और जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयनन विभव। तो आयनन विभव के मान भी क्या हो गए, बढ़ गए। जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिनमें कैसा विन्यास होता है, D5 या D10 विन्यास जिनमें होता है, मतलब जिनमें अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास होता है, उनके आयनन ऊर्जाओं के मान अपेक्षा से क्या होते हैं, ज्यादा। इसलिए होते हैं कि जो मुझे पता है कि अर्धपूरित और जो पूर्णपूरित विन्यास होता है वो कैसा होता है, हाईली स्टेबल, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ती है, ज्यादा। तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के मान भी कैसे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस लैंग्वेज को जो मैंने आपको समझाया इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। वीडियो को एक देख लें थोड़ा सा, फिर रोक लें, फिर आप लैंग्वेज खुद बनाएं। बशर्ते हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कोशिश करेंगे करवाने की, लेकिन आप लोग खुद नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समझने का और सारा खेल समझाने वाले का है। अच्छा लगता है तो सर को और इस वीडियो को लोगों को बताया करो कि कैसे सर पढ़ाते हैं, अगर आपको समझ आता है। ठीक है, तो हमने आयनन विभव की बात करी है। आयनन विभव के बाद हम अभी बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। आयनन विभव क्या है देख लो एक बार और। आयनन विभव क्या कह रहा है कि लगातार मान क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, क्योंकि आकार आवर्त सारणी में बाहर जाने पर क्या होता है, घटता है। लेकिन इनमें लगातार नहीं बढ़ते, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जिसको कौन प्रभावित करता है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव आप जानते हैं क्या होता है। प्रथम आयनन विभव क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। द्वितीय आयनन विभव क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। तृतीय क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी फर्स्ट, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी सेकंड, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी थर्ड। आईपी थर्ड का मान आईपी सेकंड और फर्स्ट से कैसा होता है, ज्यादा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम। आप चाहते हैं रिलेशन को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट का मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा, और वो ऊर्जा ही तो क्या है, आयनन विभव है। ठीक है, इस पर कैसे क्वेश्चन समझ सकते हैं हम, ये भी बात कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल पढ़ना है अच्छे से, पर तू जुड़ा रहे कंटिन्यू, और वीडियो को पूरा देखा कर। जिस वीडियो को देख रहा है उससे पहले वाली भी वीडियो देखा कर। इसको लेकर अगर तू समझ गया इसको, तो इसको लिख ले, फिर अपन और बात करते हैं। लिख इसको। बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। प्रथम संक्रमण श्रेणी के या 3D श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान कैसे परिवर्तित होते हैं। देखो भाइयों, लिख सब जगह रहा है, बुक्सों में लिख रहा है, सभी लिख रहा है, आप समझें। मेरा उद्देश्य यहाँ समझाना है, लिखाना नहीं है, इसीलिए मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों तक मेरी बात पहुंचा सकूं, और अपने मन से लैंग्वेज बनाए। जैसे आपसे पूछा था कि आयनन विभवों के बारे में व्याख्या करिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के, तो आपको लैंग्वेज अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी कि ये होता है। इसी प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था में बात करेंगे तो समझना है, लाइन नहीं रटनी है, बिल्कुल केवल समझें कि ये ऐसे है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखिएगा कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं।
ऑक्सीकरण अवस्थाओं की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो हम बोलेंगे किसी तत्व के परमाणु पर ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व के परमाणु पर वह आवेश होता है जो उस तत्व के परमाणु को किसी यौगिक या किसी अणु में से अलग करने पर उस पर क्या हो जाता है, रह जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंग कहलाता है। जैसे मैं बात करता है एक एग्जाम्पल के थ्रू, KMnO4 है मेरे पास, KMnO4 में जब मैं मैग्नीज को अलग करता हूं तो मैग्नीज पर +7 चार्ज आता है और इसका ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अंग। कैसे आता है, पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है 1 K+, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है K+, ठीक है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, हल ही ना करो रब से फरिया, तो बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जिसपे निकालना होता है ऑक्सीकरण, उसको मानते हैं X+। एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन, तो -2 और कितने ऑक्सीजन है, 4, और बराबर में क्या, 0, ठीक है। देखो ये क्या आ जाएगा, x -8 और प्लस का इधर +1 में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और x माइनस में 8 माइनस में उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +8, प्लस के 8 में से जब माइनस के 1 जाएंगे तो क्या बचेंगे, +7। इसी मैंने बोला कि ऑक्सीकरण अंग क्या है, किसी तत्व के परमाणु पर वह आवेश उसको उसके परमाणु उसके अणु या यौगिक में से अलग करने पर रह जाता है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। मैं बोलता MnCl2, Mn पे कितना चार्ज आएगा, +2, क्योंकि एक Cl पर -1 होता है तो 2 पर -2, तो Mn पे कितना आएगा, +2, तो ये भी इस पर जो +2 आवेश है ये क्या कहला रहा है, इसका ऑक्सीकरण अंग कहला रहा है। चलो देखो, अब एक बात सुनो मेरी, मुझे पता है कि जो कौन से कोष के इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, सबसे पहले बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 3D श्रेणी के तत्वों की बात करूं, स्केडियम से लेकर जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, आर्गन 18, 3D और क्या 4s, इलेक्ट्रॉन ज्यादातर में जा रहे थे, 4 में या 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था या 2 जा रहे थे, और 3D में कहां से कहां जा रहे थे, 1 से 10 तक। अगर डी ब्लॉक की बात करूं तो 1 से 10, ठीक है। संकरण तत्वों की बात करूं तो 1 से 9, कॉपर में 1 आ जाता है क्योंकि वो पूर्ण पूर्ण विन्यास होता है इसीलिए। तो बाह्यतम कोष यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोष का मतलब जो सबसे बाहर जो कोष है, जो जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या लग रही है, ठीक है, आगे जो लगी रहती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, n के मान को बताती है, वो कोष को बताती है कि ये इसका बाह्यतम कोष है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस कोष के त्यागे जाते हैं, बाह्यतम कोष के, और हमने यहाँ ऑक्सीकरण अंगों के मान लिखे हुए हैं, तो देखो ऑक्सीकरण अंग अधिकतम +7 तक भी गया है, तो ये कैसे संभव है, जबकि मुझे पता है कि बाह्यतम कोष में 3D श्रेणी के तत्वों के बाह्यतम कोष में यहाँ तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, या कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष के त्यागे जाते हैं, बाह्यतम कोष के। तो यहाँ तो इन पर ऑक्सीकरण अंग कितना होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, यहाँ कितना होना चाहिए था, +1, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। कहाँ तक चला गया, +7 तक। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो 4s कक्षक है बाह्यतम और जो 3D कक्षक है, इनके बीच में क्या है, एनर्जी गैप, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है वो क्या है, बहुत कम होता है। और जब ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है तो 4s के साथ साथ किसके इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, 3D के इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। इसीलिए ऑक्सीकरण अंकों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आप एक सोच सकते थे एक बात कि सर अगर D के इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते तो 2 तो इसके त्याग सकते थे, अगर 2 होते और 10 होते तो ऑक्सीकरण अंक तो 12 तक पहुंचाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, लेकिन ऑक्सीकरण अंक केवल कहां तक पहुंचा, 7 तक। मैग्नीज तक तो बढ़ा और फिर क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो ध्यान रहे डी कक्षक के केवल वे ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जो अयुग्मित होते हैं। मैंने क्या बोला, पहले तो ऑक्सीकरण हम मानते हैं कि कैसा होना चाहिए, +1 या +2, लेकिन ऑक्सीकरण कहां तक होता है, +7 तक। तो हम इसका क्या रीजन देंगे कि 4s कक्षक तथा 3D कक्षक के बीच ऊर्जा अंतर कम होता है, तो जो बाह्यतम कोष 4s है उसके साथ साथ किसके इलेक्ट्रॉन भी त्याग दिए जाते हैं, 3D के। लेकिन 3D कक्षक के वे ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जो कैसे होते हैं, अयुग्मित। यही कारण है कि ऑक्सीकरण अंकों के मान स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो बढ़ते हैं और मैग्नीज के पश्चात वापस क्या होने लग जाते हैं, घटने लग जाते हैं, क्योंकि मैग्नीज तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और मैग्नीज के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लग जाती है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। देखो कैसे मैं इसको प्रूफ करूं, जैसे स्कैंडियम की बात करता मैं, कैसे लिखता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इससे पिछले वाला लेक्चर देखें तो आप अगर इसमें नहीं आ पा रहा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आर्गन 18 क्या होगा, 3D1 और क्या होगा, 4s2, 18 और 20 और 1 21। डी में कितने कक्षक होते हैं,
5 किस नियम से? 2l+1 के नियम से। 1 2 3 4, मैं आपके फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ही भरेंगे, डी में 1 है। अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन आते तो कैसे भरते? ऐसे। डी में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा एलिमेंट? टाइटेनियम। 2 एस में और 2 डी में, तो कितना हो गया? 24, कितना हो गया? 22। तो 2 आते तो ऐसे भरते। अगर 3 आते 3d3 तो कैसे भरते? ऐसे। 3d4 आते, 3d4 किसका होता? 18 और 2 20 और 4 24, ठीक है। क्रोमियम का होता 3d5 4s1 होता है एक्चुअल में, तो ऐसे भरते। अगर 5 आते तो कैसे भरते? ऐसे भरते। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट में पढ़ा था हुंड का नियम कि जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद क्या कराते हैं? युग्मन। इसीलिए डी में पहले 1 2 3 4 5 और फिर युग्मन कराएंगे। तो आप देखो कि मैग्नीज तक Mn25 तक डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं, क्योंकि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, तो 4s2 और क्या होगा? 3d5 आर्गन लिखेंगे, और उसके बाद क्या? 4s2 3d5 आर्गन 18 और 2 20 और 5 25। अब अगर मैं मैग्नीज के आगे जाता आयरन, तो ये क्या आता? अब 5 आए तो 5 ऐसे ही भर देंगे। तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैग्नीज में? 5। और मुझे पता है कि डी के कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं? अयुग्मित। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 तो एस के त्याग दिए और 5 इसके त्याग दिए डी के। मैग्नीज में क्यों त्यागे? क्योंकि मैग्नीज में जो डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कैसे थे? अयुग्मित। तो ये अधिकतम कितना ऑक्सीकरण दर्शा सकता है? +7, इसीलिए देखो इसने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है? कमी। क्यों आ रही होगी? हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो अयुग्मित उसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या आ जाएगी? कमी, क्योंकि डी के केवल वही इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं जो कैसे हैं? अयुग्मित। ऐसा क्यों होता है मैं ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो वो उसकी नेचर कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय टाइप की, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और अगर बढ़ गई तो वो क्या होंगे? फिर कम त्यागे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अयुग्मित है वो त्यागे जा रहे हैं डी के। देखो आयरन की बात करता तो आयरन क्या होता? 3d6 4s2 आर्गन 18, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो आयरन कैसे लिखता मैं? 26, तो 18 20 और 6 26, 26 को कैसे भरता? 1 2 3 4 5 और फिर क्या? 4। तो आयरन में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 4 होते, तो 2 तो उसके त्याग देता वो एस के तो दोनों त्याग देगा। डी के कौन से त्यागता? अयुग्मित। तो अयुग्मित कितने? 4। अधिकतम ऑक्सीकरण कितना होता? 6, इसीलिए कितना है? 6। पे कोबाल्ट की बात करते तो अयुग्मित कितने रह जाते? 7, तो 3d7 ऐसे बढ़ते 1 2 3 4 5 और 6 7, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते? 3, तो 2 एस के और 3 पी के, अधिकतम कितना हो सकता? 5, तो 5। निकिल में कितने रह जाते? 2, क्योंकि 3d8 होता, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? या तो 3 या कितना होता? 4। अगर मैं उसकी बात करता कॉपर की, तो कॉपर में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? जनरली 29 आर्गन और क्या? 3d10 4s1, यही तो होता है कि नहीं? तो 3d10 4s1, क्योंकि ये पूर्ण विन्यास ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका या तो ये एस का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या जनरली इसका क्या? अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 3d9 4s2 ऐसे लिखते हैं। एस को कैसे लिखेंगे? 3d10 और 4s1। तो यहाँ तो एस का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और एक इसको त्याग दे, डी के इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, अगर 9 विन्यास है इसका। तो यहाँ तो ऑक्सीकरण क्या दिखाएगा? +1 दिखाएगा, या क्या दिखाएगा? +2 दिखाएगा। +1 तो क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसका डी कक्षक कैसा है? 3d10, और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। +2 क्यों दिखाएगा? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी आगे पढ़ेंगे कि जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि जब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा तभी ये तत्व कैसा होगा? कॉपर 3d क्या हो जाएगा? 9, और कैसा होगा? संक्रमणता आ जाएगी, इसमें संक्रमण तत्वों का नेचर आ जाएगा, क्योंकि डी कक्षक कैसा नहीं रहेगा? पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीकरण कहां तक तो बढ़ा? मैग्नीज तक तो बढ़ा, और फिर क्या होने लग गया? घटने लग गया। +1 ऑक्सीकरण केवल वही दर्शाएंगे जिनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वही दर्शाएंगे, ठीक है। आप इसको लिखें, फिर मैं और बताता हूं आप लोगों के लिए। कौन दर्शाएंगे? जिनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 केवल यहाँ तो क्रोमियम के में आता है 4s1 3d5 4s1, या किसके में आता है? कॉपर के में आता है, इसीलिए दर्शाएंगे। इसको लिखें, फिर मैं आगे बात करता हूं। क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं इस पे? ये देख, आपसे पूछे कॉपर और कोरियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के बाह्यतम कोश में ही कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1, क्योंकि वो अर्धपूर्ण विन्यास होता है क्रोमियम का 3d5 4s1 और कॉपर का भी 3d10 4s1। तो जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो दर्शाएंगे। कौन है वो? कॉपर और क्रोमियम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने गोल घेरा लगा रखा है, ये क्या कहता है? जिनके साथ गोल घेरा लग रहा है वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत कम स्टेबल है, ठीक है।
मैं लिख देता हूं जिनके साथ गोल घेरा लग रहा है वो अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ऐसा क्यों है? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो समझो, स्कैंडियम में +2 हाईली अनस्टेबल होती है, केवल +3 स्टेबल होती है। क्यों है? क्योंकि कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आर्गन 18 क्या, इससे पहले वाला लेक्चर देखें जब इसमें 3D1 और क्या 4s2। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी में कि स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? समझाइए। होती तो +2 भी है पर वो बहुत कम स्टेबल होती है। ठीक है, जनरली देखो सबके आगे 2-2 आ रहा है, तो 3D श्रेणी के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है? +2 होती है, क्योंकि बाह्यतम कोष कौन है? 4s है, तो उसमें तो क्या है, ज्यादातर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही है। पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, ये जो स्कैंडियम है केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? इसीलिए +2 क्या अनस्टेबल है, इसी क्योंकि ये केवल +3 दर्शाता है। +3 क्यों दर्शाता है? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है, जब भी अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? 1। और अगर ये डी का भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके पास कैसा विन्यास आ जाएगा? आर्गन जैसा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो आर्गन जैसा विन्यास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो स्कैंडियम +3 बनेगा, उसका विन्यास कैसा होगा? आर्गन जैसा। और आर्गन कैसी है? एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसें कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। इसीलिए 4s के साथ साथ किसके इलेक्ट्रॉन को भी सटाक दी से त्याग देता है? 3D के इलेक्ट्रॉन को। यही कारण है कि स्कैंडियम केवल कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? +3, मतलब एक प्रकार की करता है। क्यों? क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देने के पश्चात इसमें कैसा विन्यास आ जाता है? अक्रिय गैस जैसा। और अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, आर्गन जैसा आ जाता है। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? देखो जिंक का हम लोग, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के एग्जामों में ऐसे। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या तरीका है? 30 परमाणु क्रमांक, आर्गन कितना? 18, 3D और क्या? 4s। पहले किसमें भरेंगे? 4s में, फिर 3D में। n+l के नियम से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता चुका हूं। 4s2 और क्या? 3D 10, 18 और 2 20 और 10 30। डी में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? कक्षक 1 2 3 4, 12+1 के नियम से 5 होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर क्या कराओगे? युग्मन 1 2 3 4 5 और 10 हो गए टोटल। तो देखो इसके डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? युग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है डी में युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मुझे पता है कि केवल किसके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे? 4s के इलेक्ट्रॉन। 4s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसलिए 2 त्यागेगा तो कितना ऑक्सीकरण का आएगा? +2, क्योंकि डी के केवल वे ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जो कैसे होते हैं? अयुग्मित। आप इसका रीजन लिखेंगे क्वेश्चन का कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? तो हम क्या बोलेंगे कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसके बाह्यतम कोष में जो 3D है उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए 3D के एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा जाता, केवल किसके त्यागे जाते हैं? 4s के। और 4s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, इसीलिए जिंक केवल कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख देंगे। अब देखो मैंने ये जो गोल घेरे लगा रखे हैं ये अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा रहे हैं, इसका तो आपको पता चल गया अनस्टेबल क्यों है। औरों का देखो, कॉपर में इस जो क्रोमियम है इसमें लास्ट वाली अनस्टेबल है, और फिर ये 6 वाली स्टेबल है, क्योंकि जो गोल घेरा लग रहा है वो अनस्टेबल है। 6 वाली स्टेबल इसीलिए है क्योंकि जब Cr+6 होगा तो देखो Cr+6 होगा, क्या होता है? 24 परमाणु क्रमांक आर्गन। ये क्या लिखोगे? 18 अर्धपूरित विन्यास स्टेबल होता है, इसलिए 3D 5 और क्या? 4s1। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कैसा विन्यास आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन कैसे त्याग सकता है? क्योंकि डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने कक्षक? 5, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 और 5। पांचों कैसे हैं? अयुग्मित, तो त्यागे जा सकते हैं। तो 5 डी के और 1 एस का त्याग देगा तो इसके पास कैसा विन्यास आ जाएगा? आर्गन जैसा। इसीलिए इसकी जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। ठीक है, इसीलिए होती है। और देखो इसके बाद वाले तत्वों में देखना Mn+7 तक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? आप लोग इसका रीजन दे सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि जब हम Mn मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 5 के 5 क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। तो 5 के 5 अगर अयुग्मित होंगे तो 5 क्या कर दिए जाएंगे? त्याग दिए जाएंगे। और 2s के तो कितना हो सकता है? 7। उसके बाद देखो
कि मैंने जो इसके मैग्नीज के बाद जो तत्व लेके उनकी जो अंतिम ऑक्सीकरण अवस्था उनके साथ गोल घेरे लगाए हैं, मतलब अंतिम ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो रही हैं, अनस्टेबल हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुझे पता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे पता है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक पर जो धनात्मक आवेश है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समानुपाती परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक मतलब ये बात है कि जो नीचे वाले तत्व हैं, लास्ट वाले ऐसे लिखते हैं वर्षा हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को ऐसे, तो जो लास्ट वाले तत्व उनमें देखो जो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम स्टेबल होती जा रही है। तभी मैंने गोल घेरा लगाया। तो ये क्यों लगाया है गोल घेरा, अनस्टेबल होती हैं, इसीलिए होती हैं कि परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिक के आवेश समानुपाती क्या प्रोटॉन की संख्या व्युत्क्रमानुपाती इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या डोमिनेट नहीं, क्योंकि वो एक ही कोष में जा रहे हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का जो इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो वो त्यागे जाएंगे क्या आसानी से, नहीं त्यागे जाएंगे, नहीं त्यागे जाएंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्यागना ही। तो जो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है वो डोमिनेंट नहीं होंगी, क्योंकि वो प्रदर्शित ही नहीं करेगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि उनकी अपन रेट की बात कर रहे हैं, दर किसकी ज्यादा होगी। तो जब नहीं करेगा तो वो कैसे हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि प्लस इसका मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, +6। इसीलिए आयरन जो होता है वो +2 में या +3 में क्या बनाता है, कंपाउंड। +2 वाले को तो बोला जाता है फेरस और +3 वाले को बोला जाता है फेरिक। +2 या +3 में कंपाउंड बनाता है। जब ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो अस लगाते हैं और ज़्यादा होती है तो इक लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हम बोलते हैं Cu2O +1 आती है, एक होता है CuO +2 आती है, ठीक है। तो जब +1 इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब ऑक्सीकरण अवस्था जैसे H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक होता है H2SO3। जब इसको आप अपन ऑक्सीकरण निकालते तो ये आता है +6 और जब इसका निकालते तो इसका आता है +4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि जब ऑक्सीकरण अवस्था कम आती है तो अस लगाते हैं और ज़्यादा आती है तो क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सुनो, और हम इस पर क्या बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं, आप लोग ये बता देंगे कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों घट रही हैं। मैग्नीज के बाद क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, इसको बता देंगे। स्कैंडियम की केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है, क्यों, बता देंगे। +1 ऑक्सीकरण अवस्था कौन शो करेंगे, जिनके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन से हैं, या तो कौन है, कॉपर है या कौन है, क्रोमियम है। बे ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा स्टेबल होती हैं, जिनको निकालने के बाद या तो कैसा विन्यास आए D0 या कैसा आए D5 या कैसा आए D10, क्योंकि D0 आएगा तो अक्रिय गैसों की ओर जाएगा, D5 आएगा तो ये कैसा विन्यास है, हाफ फील्ड, और D10 आएगा तो ये कैसा है, फुल फील्ड। फुल फील्ड का मतलब कैसा है, पूर्ण पूरित। और हमको पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास कैसे होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता क्यों है, क्योंकि उसके बाद उसका विन्यास कैसा हो जाए, स्थायी हो जाए। इसे अगर किसी में D5 विन्यास आ रहा है तो वो कैसा होगा, हाईली स्टेबल। कब, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि D5 विन्यास कैसा है, अर्धपूरित विन्यास है, तो वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। वो ऑक्सीकरण अवस्था है जिनमें उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद D5 या D10 विन्यास आ रहा है। तो जिंक की जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। इसका रीजन क्या है कि जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कैसा विन्यास रह गया, D10, और जो को कैसा है, पूर्ण पूरित। और वो D के क्यों नहीं त्यागे, क्योंकि वो D के क्या है, पूर्ण सारे के सारे कैसे हैं, युग्मित, और युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे जाते, केवल कैसे त्यागे जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ठीक है। मैं वो आगे बात करता हूं और इसमें और ऐसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में। मैं बात करूं, जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं कि जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है, जैसे मैं लिखता वेनेडियम +2, वेनेडियम +3 और वेनेडियम +5। मैं लिखता Mn+2, Mn+4, Mn+7। मैं लिखता Cr+2, Cr+3 और Cr+6। मैं ये कह रहा हूं कि जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती हैं वो कैसे गुण शो करते हैं, क्षारीय।
जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्च होती हैं वो कैसे गुण शो करते हैं, कैसे गुण दर्शाते हैं, अम्लीय। और जिनकी बीच की होती हैं वो कैसे गुण दर्शाते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी, ठीक है। जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती हैं वो क्या करते हैं, कैसे गुण दर्शाते हैं, क्षारीय। और जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा होती हैं वो कैसे गुण दर्शाते हैं, अम्लीय। और जिनकी बीच की होती हैं वो कैसे गुण दर्शाते हैं, उभयधर्मी। तो इसका क्या रीजन हम लोग बात करते हैं। देखो एक चीज और, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है उनमें कैसे गुण ज्यादा होते हैं, आयनिक। और जिनकी ज्यादा है, हाईएस्ट हैं, उनमें कैसे गुण ज्यादा होते हैं, सहसंयोजक। इसको आप समझें। पहले समझे कि जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है वो कैसे गुण दर्शा रहे हैं, क्षारीय। और जिनकी ज्यादा है वो कैसे गुण दर्शा रहे हैं, अम्लीय। मेरी एक बात सुने खुद ही, क्षार कौन होते हैं, जो लॉन पर क्या करते हैं, दान करते हैं। अम्ल कौन होते हैं, लुईस के अनुसार जो लॉन पर हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करेगा, फिर लेगा। जैसे मैं बोलता कि Mn+7 अम्लीय व्यवहार करता है, क्यों, इसीलिए करता है कि Mn+7 का मतलब क्या है, 25 और +7 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, आर्गन 18। यही तो होता है 3d5 और 4s2, 18 और 2 20 और 5 25 ही होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो क्या हुआ, +7 का मतलब 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d के भी क्या हो गए, चले गए। तो d में कोई इलेक्ट्रॉन रहा क्या, नहीं, सारा का सारा d क्या है, खाली है। तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है क्या, नहीं, केवल खाली कक्षकों में क्या कर सकता है, ले सकता है। और अगर ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो कौन है, अम्ल है। मैं बोलता कि Mn+2 क्षारीय व्यवहार करता है। तो Mn+2 इसीलिए क्षारीय व्यवहार करता है कि Mn+2 का मतलब ऑक्सीकरण कितना, +2। तो +2 का मतलब d का कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा गया नहीं, केवल किसके त्यागे गए, s के, ठीक है। 2 त्यागा, तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्योंकि भाइतम को s 4s है तो पहले उससे निकलेंगे। तो d में इलेक्ट्रॉन है क्या, है। और अगर d में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। और दे सकता है तो उसका मतलब उसमें कैसे गुण ज्यादा, क्षारीय गुण ज्यादा। आप समझे मैंने क्या कहा कि ऑक्सीकरण अंक जब कम होता है तो क्षारीय गुण दर्शाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक जब कम होता है तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो किसी को दान कर सकता है, जो दे सकता है तो वो क्षारीय। जब ऑक्सीकरण अंक ज्यादा होता है तो डी में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, मैक्सिमम होता है तो नहीं रहते। तो डी कक्षा कैसी होती है, रिक्त। और अगर रिक्त होती है वो रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। और ले सकता है इसीलिए कैसा व्यवहार, लुईस एसिड जैसा या अम्ल जैसा। क्योंकि अम्ल कौन होते हैं, जो लॉन पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। बीच के होती है तो वो क्या कराते हैं, उभयधर्मी, अम्लीय और क्षारीय। मैंने एक चीज लिखी कि जिनके ऑक्सीकरण अंक कम है उनका जो बंध बनाएंगे उनमें कैसे गुण ज्यादा होंगे, आयनिक। और जिनका ऑक्सीकरण अंक क्या है, ज्यादा है, वो जो बंध बनाएंगे तो उनमें गुण कैसे होंगे, सहसंयोजक। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता, बहुत ही शानदार। एक तो है MnO और एक है MnO4-। इसमें जब आप ऑक्सीकरण निकालेंगे तो ये आएगा +2, क्योंकि एक ऑक्साइड पर होता है -2, तो Mn पे +2। MnO4 में भी निकाला था, KMnO4 में, KMnO4 में K को हटा दी, K+ और एक माइनस इधर आ गया, कितना आया था, +7। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें भी मैग्नीज ऑक्सीजन बंद है, बहुत अच्छी नॉलेज है भाई, बहुत डेप्थ, मतलब बिल्कुल ये चीज हर किसी को नहीं पता है। पढ़ रहे हैं चीजों को लेकिन बिल्कुल सीखो, मतलब क्या है, कैसे। MnO में मैग्नीज ऑक्सीजन बंद है और MnO4- में भी मैग्नीज ऑक्सीजन बंद होंगे। अब मुझे पता है कि आपसे ये पूछा जाए, पहले तो मैं ये क्लियर करता हूं कि जिनमें ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है उनमें कैसे गुण ज्यादा होंगे, सहसंयोजक। और जिनमें ऑक्सीकरण अंक कम है उनमें कैसे होंगे, आयनिक। ऐसा क्यों होता है, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फायांस का नियम। फायांस का नियम क्या कहता है कि कोई भी आयनिक बंध पूर्णतः आयनिक नहीं होता, उसमें कैसे गुण होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ाया तो जब मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर डालूंगा तो आप उसमें जाके देख लेना। फायांस ये कहता है कि कोई भी आयनिक बंध पूर्णतः आयनिक नहीं होता, उसमें कैसे गुण होते हैं, सहसंयोजक। अब जैसे मैं बात करता MN हो चाहे MnO4- हो, दोनों ही आयनिक कंपाउंड होने चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कैसे बॉन्ड होते हैं, आयनिक। और आयनिक बंध किन में होते हैं, धातु और अधातु में। तो मैग्नीज तो धातु और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो ये भी इसमें बॉन्ड तो आयनिक है, इसमें मैग्नीज धातु और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब ऑक्सीकरण अंक ज्यादा होता है
तो उस बंध में सहसंयोजक गुण ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था, फाइनेंस ने बताया था कि धनायन पर जब आवेश बढ़ता है, धनायन पर जब आवेश बढ़ता है, मैं यहां लिख देता हूं धनायन पर, क्योंकि मुझे पता है कि धनायन पर अगर आवेश बढ़ेगा तो वो ऋणायन को अपनी ओर क्या करेगा, ज्यादा आकर्षित, जिसको मैंने बोला था ध्रुवण क्षमता कि धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र पर लगने वाला आकर्षण। अब देखो अगर धनायन पर आवेश बढ़ा तो आकर्षण बढ़ा, इसका क्या मतलब है? मुझे पता है कि आयनिक बंध जो होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण ट्रांसफर होता है। जैसे NaCl आयनिक यौगिक का तो Na प्लस और Cl माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, Cl पे। जबकि मुझे पता है कि जो सहसंयोजक बंध होता है, जो सहसंयोजक बंध होता है, जैसे A और B के बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की किससे बनता है, साझे से बनता है। किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व वो दोनों परमाणुओं के कहां रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, रहता है कि नहीं रहता? तो जब आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण कब ज्यादा आएंगे, तब ज्यादा आएंगे जब धनायन पर आवेश ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए आएंगे कि जब धनायन पर आवेश ज्यादा बढ़ रहा है तो वो ऋणायन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो अगर ज्यादा आकर्षित कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको कहां लाने का प्रयास कर रहा है, बीच में। और किस बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में रहता है, सहसंयोजक बंध में। तो वो आयनिक बंध में कैसे गुण ला रहा है, सहसंयोजक कैसे ला रहा है, ज्यादा ला रहा है। कब? जब धनायन पर आवेश कैसा हो, ऑक्सीकरण कैसा हो, ज्यादा हो। क्योंकि ज्यादा होगा तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेगा, तो किस में लाने का प्रयास करेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व ला रहा है। इसका मतलब किस बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में रहता है, सहसंयोजक में। इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं कि जब धनायन पर आवेश बढ़ता है तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को खींचता है और उस बंध में कैसे गुण ज्यादा आते हैं, सहसंयोजक। यही कारण है कि MnO में जो मैग्नीज ऑक्सीजन बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक। जबकि MnO4 माइनस में जो मैग्नीज और ऑक्सीजन बंध है, आप बोलेंगे कि सर ये धातु है या धातु है, तो इसमें कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक होता है। लेकिन उसमें कैसे गुण ज्यादा होते हैं, सहसंयोजक गुण कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं सहसंयोजक गुण ज्यादा? क्योंकि मैग्नीज पर MnO4 माइनस में ऑक्सीकरण कितना है, +7। तो धनायन पर आवेश कैसा है, बहुत ज्यादा। तो वो ऑक्सीजन का जो ऋणायन है उसको कैसा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कहां लाएगा, बीच में। और किस बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में रहता है, सहसंयोजक बंध में। इसीलिए जब धनायन पर आवेश या धनायन का या धातु का ऑक्सीकरण ज्यादा होगा तो उसमें कैसे गुण ज्यादा होंगे, सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे। और जब ऑक्सीकरण कम होगा तो कैसे गुण ज्यादा होंगे, आयनिक। समझ में आया क्यों होंगे? क्योंकि आवेश ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेगा तो आयनिक बंध में कैसे गुण लाएगा, सहसंयोजक। तभी MnO में मैग्नीज ऑक्सीजन बंध का जो नेचर होता है वो आयनिक होता है। जबकि MnO4 माइनस में ये बहुत अंदर की बात है, मैग्नीज ऑक्सीजन बंध का जो नेचर होता है वो सहसंयोजक होता है। क्योंकि Mn पर ऑक्सीकरण कैसा है, +7, जो कि बहुत ज्यादा है। तो जब धनायन पर आवेश बढ़ता है तो वो ऋणायन का आयनिक बंध में, मैंने फर्स्ट ईयर में भी हम लोग पढ़ सकते थे और पढ़ा भी था, ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कहां लाने का प्रयास करेगा, बीच में। और मुझे पता है कि किस बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में रहता है, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है, बीच में रहता है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? आया मजा? तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, बात यह है, और कोई मैटर नहीं है। चीजें एकदम क्लियर होंगी तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये हमने किस में बात की है, ऑक्सीकरण अवस्था में। आप इस लेक्चर को 1-2 बार और देखें और ऑक्सीकरण अवस्था में आप सब चीजों को मेरे समझाने के आधार पे खुद लिख सकते हैं। बशर्ते हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोशिश करेंगे करवाने की। लेकिन आप इस लेक्चर को एक धीरे करके रोक के ऑक्सीकरण अवस्था में क्या क्या लिखना है वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है मैंने ये भी बता दिया है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।